तो आज हम लोग एक सांख्यिकी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है सूचकांक का। इसी को हम इंग्लिश में इंडेक्स भी बोलते हैं बच्चे। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बातें बच्चे वो ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई लेसन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा। दूसरी चीज इस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं ना, वो सारे डिटेल हम आपको बताएंगे। तो आज जो हमारा पहला चैप्टर बच्चे वो ध्यान देंगे। अभी जो हम पढ़ने वाले आज सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे और ये जो सांख्यिकी है वो काफी इम्पोर्टेंट है। इसको हम इंग्लिश में स्टैटिक्स भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट है बच्चे वो चैप्टर का नाम क्या है वो हम देखेंगे, है ना। भाग 1 है, भाग 1। और इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे बच्चे, भाग 1 का पहला चैप्टर फर्स्ट जो लेसन है बच्चे। ठीक है, जो पहला चैप्टर है वो सूचकांक है, सूचकांक। ठीक है ओके बच्चे, तो सूचकांक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इंडेक्स। इंडेक्स के बारे में आपने पता ही होगा, है ना, कि इंडेक्स की क्या जरूरत है। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल समय के अनुसार बच्चे क्या होता है कि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती रहती है ना, कमी होती रहती है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कभी होती है हमारे देश में, है ना। उसके अलावा बहुत सारे बेरोजगारी है हमारे देश में। फिर आयात निर्यात हो गया, है ना। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जीवन निर्वाह लागत, खर्च, जो हमारे रोज के खर्च है उसमें भी देखा होगा बच्चे कि कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसकी कीमत दिनों दिन बढ़ती भी है, घटती भी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे देश के, जैसे जन्म दर देख सकते हैं बच्चे, है ना, और मृत्यु दर, पूंजी, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, देश की जनसंख्या है। तो ये सब में क्या होता है कि लगातार समय के अनुसार उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। तो इन परिवर्तनों को जानने के लिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, सूचकांक यानी इंडेक्स के बारे में पता करते हैं कि भाई कौन से देश का इंडेक्स कितना ज्यादा है, कितना कम है ना। उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर होने वाले परिवर्तनों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर जैसा कि आपके बुक्स में लिखा हुआ है कि जो भी परिवर्तन होते हैं बच्चे उसको हम 2 तरीके से नाप सकते हैं। ठीक है, हमारे देश में जो भी, जैसे कि मैं आपको बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, वस्तु का मूल्य, बेरोजगारी, आयात निर्यात। ठीक है, वस्तु का मूल्य हो गया बच्चे, बेरोजगारी हो गया, आयात निर्यात हो गया, है ना। इसके अलावा फिर हम जन्म दर, जैसे आपको पता होगा, इसी में आता है बच्चे मृत्यु दर। तो ये सब में जो भी परिवर्तन होता है, देश की जनसंख्या, ये सब में क्या होता है बच्चे कि समय के अनुसार इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन परिवर्तनों को जानने के लिए, इनको मेजर करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक होते हैं बच्चे, है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इन्हीं को नापने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, सूचकांक, इंडेक्स पढ़ते हैं। और इंडेक्स से हम पता करते हैं कि किस चीजों में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। ठीक है, तो जो सूचकांक होता है इसको मापने के 2 विधि है बच्चे, है ना। सूचकांक मापने की 2 विधि है। कितनी विधि है बच्चे? 2 विधि है। आपको पता होना चाहिए कि सूचकांक मापने की 2 विधि, कोई भी सूचकांक का अगर मेजरमेंट करना है तो इसके 2 विधि। पहला जो विधि होता है बच्चे उसको बोलते हैं निरपेक्ष। क्या बोलते हैं इसको? पहला जो विधि है इसको बोलते हैं हम लोग निरपेक्ष माप, और दूसरा जो होता है बच्चे उसको बोलते हैं सापेक्ष माप। ठीक है, ये 2 टाइप के माप है, सापेक्ष और निरपेक्ष। ठीक है,
तो जो निरपेक्ष माप होता है बच्चे, इसको अंतर की विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतर की विधि, ठीक है। और जो आपका सापेक्ष माप होता है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात की विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? अनुपात की विधि, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि सूचकांक का उपयोग, सूचकांक लेसन क्यों पढ़ते, तो आप बता सकते हैं कि समय के अनुसार वस्तु की मूल्य, बेरोजगारी, आयात निर्यात, जन्म दर, मृत्यु दर, देश की जनसंख्या में क्या होता है, वृद्धि होते रहते हैं ना, या कमी होते रहते हैं। तो इसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर मेजरमेंट करने का एक नया तरीका होता है बच्चे, जिसको हम बोलते हैं सूचकांक। इसके जरिए हम इस चीज को हम माप सकते हैं, ठीक है। मापने की कितनी विधि है? 2 विधि, निरपेक्ष विधि और दूसरा सापेक्ष विधि है। तो जो निरपेक्ष विधि होता है बच्चे, इसको बोलते हैं अंतर की विधि, और दूसरा जो होता है सापेक्ष माप, जिसको हम बोलते हैं अनुपात की विधि, ठीक है। अब हम दोनों माप में देखेंगे बच्चे कि दोनों में से अच्छा माप कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि निरपेक्ष माप क्या होता है, और दूसरा जो समझेंगे बच्चे कि सापेक्ष माप क्या होता है, ठीक है। तो निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप किसे कहते हो समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देंगे बच्चे कि निरपेक्ष माप। अब इसी चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे बच्चे, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो वस्तु है, ठीक है। 2 वस्तु बच्चे, गेहूं है और दूसरा जो वस्तु है वो है चावल, ठीक है। आप ध्यान देंगे। अब बताओ बच्चे, किसी चीज को अगर मेजर करना है, मापना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, 2 वर्ष का डेटा होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप दोनों के बीच तुलना कर सके कि कीमत बढ़ा है या घटा है, ठीक है। तो 2 वर्ष यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा। कभी भी सूचकांक निकालना होता है तो आपके पास कितने वर्ष होंगे, 2 या 2 से ज्यादा वर्ष हो सकते हैं, ताकि आप पता कर सके कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल वृद्धि हुई है या कमी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे कि यहाँ पे 2 वस्तु हमने लिए, गेहूं और चावल, ठीक है। और यहाँ पे प्रति किलोग्राम मूल्य है, ये जो दिया है बच्चे, ये प्रति किलोग्राम ये मूल्य दिया, मतलब 1 किलोग्राम का प्राइस दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ष 2015 और यहाँ पे लिखेंगे वर्ष 2016, ठीक है। तो वर्ष 2015 में एक बस गेहूं की कीमत थी 2400 रुपया, अब 2016 में जाके हो गए बच्चे 30 रुपया, ठीक है। फिर चावल का दाम जो था 2015 में 40 रुपया था, वर्ष 2016 में ये हो गया बच्चे 46 रुपया। अब आप मुझे बताएं बच्चे कि दोनों के मूल्य में कितना वृद्धि हुई है, ठीक है। तो आप अगर गेहूं का मूल्य देखेंगे तो इसके अंदर 6 रुपये की वृद्धि हुई। कितना वृद्धि हुआ बच्चे? 6 रुपया। और यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ है? यहाँ भी 6 रुपये की वृद्धि हुआ है। दोनों में समान रेट से क्या हुआ? वृद्धि हुआ। 6 समान रकम है ना, 6 रुपये इसमें भी वृद्धि हुआ, 6 रुपये इसमें भी वृद्धि हुआ है, ठीक है। अब बताओ बच्चे कि वास्तव में क्या दोनों वस्तुओं के मिल में, जो वस्तु गेहूं और चावल है, क्या दोनों के मूल्य में वास्तव में एक समान की वृद्धि हुई है? आप सोच के बताओ, क्या दोनों में 6 रुपये की वृद्धि हुआ है? ठीक है बच्चे, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा हो कि गेहूं और चावल में कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर 6 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है। लेकिन आपको बता दे बच्चे कि जो अंतर की विधि है उसके हिसाब से तो कितना वृद्धि हुआ है? 6 रुपया। लेकिन जब आप सापेक्ष माप यानी अनुपात की विधि पढ़ेंगे बच्चे, तो दोनों में जो परिवर्तन है वो अलग अलग है, दोनों में परिवर्तन अलग अलग। इसमें 6 रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन ये जो माप होता है बच्चे, निरपेक्ष माप, ठीक है, ये वास्तव में यह सच नहीं है। अगर देखा जाए रियलिटी, तो दोनों में 6 रुपये की वृद्धि नहीं हुई है ना। क्यों नहीं हुई? क्योंकि देखो इसमें जो वस्तु की कीमत है बच्चे, पहले कुछ और है और इसमें पहले कुछ और है। 2015 में यहाँ 24 रुपये, यहाँ पे कितना 40 रुपये है, ठीक है। तो क्या दोनों का जो आधार वर्ष है, क्या 2015 में दोनों का मूल्य एक समान है क्या? नहीं। तो अगर एक समान मूल्य नहीं है बच्चे, तो ये जो वृद्धि हुआ वो भी एक समान गिना नहीं जाता है। एक समान तभी होता है जब यहाँ भी 24 रुपये होना चाहिए, यहाँ भी 30 रुपये होना चाहिए, तब हम बोल सकते थे कि दोनों के मूल्य में एक समान की वृद्धि हुई है ना। लेकिन यहाँ पे क्या, दोनों का अमाउंट अलग अलग बच्चे। अगर ये आधार वर्ष यानी 2015 का
या पिछले वर्ष, दोनों की रकम अलग अलग है बच्चे, तो इसका मतलब ये है कि इसमें समान रकम की वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए इस विधि को हम लोग क्या करते हैं, ये सच नहीं माना जाता बच्चे, इसलिए इस विधि को लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अब जो दूसरा विधि है बच्चे, उसको बोलते हैं सापेक्ष माप की विधि। सापेक्ष माप की विधि में क्या होता है कि हम इसमें से 2 वर्ष को काउंट करते हैं। ठीक है, एक आधार वर्ष लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं बच्चे, चालू वर्ष लेते हैं। ठीक है, जब आधार वर्ष और चालू वर्ष के मूल्य की जब हम तुलना करेंगे, अनुपातिक तुलना करेंगे, तो क्या रिजल्ट आता है हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चे यहाँ पे अनुपातिक तुलना करेंगे, जो मूल्य होता है 40 और 45। सबसे पहले गेहूं का, ठीक है, देखते हो बच्चे, गेहूं का मूल्य। अब गेहूं का मूल्य में हम क्या करेंगे, अनुपात लेंगे। अनुपात आपको पता ही होगा कि डिवाइड करके करते हैं। तो पहले कितने बचे, 30 है गेहूं का और 24 है, तो 30 और 24 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब हम भाग देंगे बच्चे तो आ जाएगा 1.25। फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे चावल। चावल का कितना है, 46 है, डिवाइड बाय 40, इसको डिवाइड करेंगे बच्चे तो आ जाएगा 1.15। अब यहाँ पे आप बताओ कि किसके मूल्य में वृद्धि ज्यादा हुआ है, गेहूं के मूल्य में वृद्धि ज्यादा हुआ है बच्चे की चावल के मूल्य में वृद्धि ज्यादा हुआ। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा किस में वृद्धि हुआ है, गेहूं। यहाँ पे गेहूं का रेट क्या हुआ है बच्चे, बढ़ गया है, और चावल का रेट क्या है, कम है। ठीक है, तो 1.25 गुना क्या हुआ है, गेहूं का कीमत बढ़ा है, और चावल कितना बढ़ा है बच्चे, 1.15 गुना बढ़ गया है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इसमें से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें हमको मालूम नहीं पड़ रहा है बच्चे, है ना। ठीक है, कि अगर अंतर की विधि देखें तो इसमें हमको पता नहीं चलता है कि गेहूं के मूल्य में वृद्धि हो रहा है कि चावल के मूल्य में ज्यादा वृद्धि हो रहा है। ठीक है, कि इसीलिए इस विधि को हम लोग इसके अंदर लागू नहीं करते। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में हम लोग कौन सी विधि यूज करेंगे बच्चे, सापेक्ष माप यानी अनुपात की विधि। और अनुपात की विधि जो होता है एक बेहतर विधि होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो निरपेक्ष विधि में अंतर की विधि में कोई भी रिजल्ट दोनों में क्या सेम दिख रहा है, लेकिन क्या दोनों का प्राइस सेम था क्या बच्चे, नहीं था, अलग अलग था। लेकिन जब अनुपात की विधि निकालेंगे बच्चे तो कुछ भी हो आपको रियलिटी फटाफट पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसमें से ज्यादा कौन सा है, तो गेहूं का ज्यादा है ना। तो इसका मतलब ये होता है बच्चे कि गेहूं की कीमत में 1.25 गुना की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो दोनों में से कॉस्टली कौन सा प्रोडक्ट हो गया, गेहूं का रेट ज्यादा महंगा है ना, चावल का क्या है, थोड़ा सस्ता है बच्चे। भले 6 रुपये यहाँ से दिख रहे हैं सेम, लेकिन इस विधि से हम बता सकते हैं कि गेहूं का रेट ज्यादा बढ़ा है और चावल की इसकी अपेक्षा थोड़ा कम गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि निरपेक्ष माप क्या होता है, सापेक्ष माप क्या होता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सूचकांक किसे करते हैं बच्चे, है ना। ठीक है, आप इसी को जो सापेक्ष माप होता है बच्चे, इसी को हम प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं ना। तो जब प्रतिशतता निकालेंगे बच्चे तो इसमें आप गुना 100 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गुना 100। तो जब गुना 100 करेंगे तो 125 आ जाएगा और 115। तो इससे भी पता चल जाता है बच्चे कि इसमें वृद्धि हुई है 25% की और इसमें वृद्धि हुई है 15% की। इस तरीके से आप वस्तु की प्रतिशतता में होने वाले परिवर्तन को जान सकते हैं। ठीक है, तो जो सापेक्ष मूल्य है उसकी प्रतिशतता को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचकांक। क्या बोलते हैं बच्चे, सूचकांक। अगर एग्जाम में आ गया तो आई होप से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे कि सूचकांक किसे कहते हैं बच्चे। ठीक है, कि किसी वस्तु से संकलित चल राशि के दिए चालू समय के मूल्य, कौन सा बच्चा, पहला चालू समय का मूल्य होना चाहिए, किसी निश्चित आधार समय के मूल्य के सापेक्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, सूचकांक करते हैं। आपको बस इतना से याद रखना है कि किसी भी वस्तु के दिए गए संकलित चल राशि के चालू समय के मूल्य में किसी निश्चित आधार समय के उसके मूल्य के सापेक्ष में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं बच्चे, सूचकांक। कहने बच्चे कि सूचकांक किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल डिफिनेशन बताना है कि आधार वर्ष और चालू वर्ष के मूल्य में या उसके सापेक्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम सूचकांक कहेंगे। ठीक है,
कि जो आधार वर्ष होता है या चालू वर्ष के मूल होते हैं बच्चे, उसके सापेक्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, सूचकांक। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा था कि आधार वर्ष और चालू वर्ष, पहले समझेंगे बच्चे कि आधार वर्ष और चालू वर्ष क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चे, जो आधार वर्ष होता है, जैसे मान लें कि यहाँ पे हमने 2 वर्ष लिखे, 2015 है और 2016। मतलब बच्चे इसमें से जो पुराना वर्ष जो होता है वो आधार वर्ष होता है, और जो चालू वर्ष होता है बच्चे, जो करंट में चल रहा है ना, उसको हम चालू वर्ष बोलते हैं। अब दोनों में से पुराना वर्ष कौन सा है बच्चे, तो जो 2015 है इसके कंपेयर में पुराना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आधार वर्ष। इसको क्या बोलेंगे, आधार वर्ष। और इसको क्या बोलते हैं बच्चे, तो सर इसको बोलेंगे चालू वर्ष। ठीक है, ये आधार वर्ष हो गए, चालू वर्ष हो गए। क्लियर है सबको। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2018 2016, अब बताओ बच्चे इसमें से आधार वर्ष कौन सा होगा, तो दोनों में से आधार वर्ष कौन सा होगा, तो हम इसको क्या बोला करेंगे, आधार वर्ष, आधार वर्ष। और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, चालू वर्ष। ठीक है, चालू वर्ष। तो जो भूतकाल के वर्ष होते हैं बच्चे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आधार वर्ष। ठीक है, और आधार वर्ष की तुलना जिस वर्ष के साथ किया जाता है, या चालू वर्ष की तुलना जिस वर्ष के साथ किया जाता है, उसको हम आधार वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चालू वर्ष हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लें यहाँ पे लिखा है 2020 और यहाँ पे लिखा है बच्चे 2019, तो बताओ इसमें से आधार वर्ष कौन सा है, तो बहुत ईजी, इसमें से आधार वर्ष कौन सा हो जाएगा बच्चे, 2019 को हम क्या बोलेंगे, आधार वर्ष। ये आधार वर्ष हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोला करेंगे चालू वर्ष। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आधार वर्ष क्या होता है, चालू वर्ष क्या, आप सेलेक्ट कर लोगे। अगर कोई भी 2 वर्ष दिया है तो उसमें से आप पता कर लोगे कि इसमें से आधार वर्ष कौन सा और चालू वर्ष कौन सा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे। अभी मान लें कि मैंने यहाँ पे लिखा 2015-16 और यहाँ पे मैंने लिखा 2019-20, ऐसा भी दिया रहेगा वर्ष, है ना। तो बताओ बच्चे इसमें से आधार वर्ष कौन सा होगा, तो देखो 19-20 तो बड़ा है बच्चे, है ना, छोटा कौन सा है, 15-16। ठीक है, तो जो पुराना वर्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको आधार वर्ष बोला करेंगे, और इसको क्या बोलते हैं बच्चे, चालू वर्ष। तो आधार वर्ष और चालू वर्ष ये आपको समझ में, ठीक है। तो 2015-16 और 19-20 है, दोनों में से आधार वर्ष कौन सा है, चालू वर्ष कौन सा है, समझ में आ गया। इसको हम आधार वर्ष बोलेंगे, इसको चालू वर्ष बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे। अगर मान लें यहाँ पे मैंने लिखा 2012 और 13 और यहाँ पे मैंने लिखा 2008 और 9, बताओ बच्चे ये दोनों में से आधार वर्ष कौन सा है, तो जिसमें से पुराना वर्ष तो ये है बच्चे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आधार वर्ष। क्या बोलेंगे इसको, आधार वर्ष। और इसको क्या बोलेंगे, तो सर इसको बोलेंगे चालू वर्ष। तो मेरे हिसाब से आपको आधार वर्ष और चालू वर्ष पहचान आ गया होगा बच्चे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जो आधार वर्ष का मूल्य होता है। ठीक है, जैसे मान लें कि यहाँ पे हमने लिखा वर्ष और यहाँ पे वस्तु का मूल्य। ठीक है, मान लें यहाँ पे 2015 है, किसी वस्तु का मूल्य रुपीस, ये जो मूल्य बच्चों किस में रहेंगे, रुपीज में रहेगा। सपोज 50 है, किसी वस्तु का मूल्य 2015 में कितना बच्चे, 50 है। ठीक है, यही मूल्य 2018 में ये हो गए 60 रुपया, इसका दाम बढ़कर कितना हो गया बच्चा, 60 रुपया हो गया ना। अभी आप मुझे बताए किसमें से आधार वर्ष कौन सा है, सबसे पहले तो हमको देखना है ना। तो सीधी सी बात है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, तो सर ये आधार वर्ष हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, चालू वर्ष। ये क्या होगा बच्चा, ये चालू वर्ष हो जाएगा। हाँ, तो जो आधार वर्ष होता है उसके मूल्य को हम P0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, ये याद रखेंगे आप, है ना, P0। और चालू वर्ष का मूल्य क्या होगा बच्चे, P1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये याद रखना है आपको कि जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष का मूल्य, इसको किससे सूचित करेंगे, P0।
और चालू वर्ष का मूल्य, इसको क्या करेंगे P1 है। याद कैसे रखने बच्चे, बहुत इजी है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 और 1 में आधार वर्ष कौन सा है, चालू वर्ष कौन सा है, आप सोच के बताओ। 0 और 1 में से आधार वर्ष और चालू वर्ष कौन सा होगा बच्चे? अब तो इसमें से बड़ा कौन है, 0 बड़ा है या 1 बड़ा है? तो सीधी सी बात है, एक बड़ा होता है बच्चे, मतलब वो चालू वर्ष होगा। जो बड़ा वर्ष होगा वो चालू वर्ष होता है, ठीक है। और जो छोटा है वो आधार वर्ष। तो यहाँ पे 0 छोटा है तो आधार वर्ष हो गया, ठीक है। अब जो मूल होता है बच्चे इसके अंदर, ठीक है, ये मूल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं। तो प्राइस को हम क्या करते हैं, पी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। यहाँ भी मूल्य है तो इसको भी पी से इंडिकेट करेंगे। तो इससे ही हुआ कि आधार वर्ष का मूल अगर कहीं भी हो तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, P0। अगर चालू वर्ष का मूल हो तो क्या लिखेंगे, P1। बस ऐसा याद रखना है, ठीक है। आधार वर्ष का मूल P0 होता है, चालू वर्ष का मूल P1, ठीक है। तो यहाँ पे P0 P1 मिल गया। अब अगर हमको सूचकांक ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, सूचकांक, ठीक है। तो सूचकांक का फॉर्मूला होता है, चालू वर्ष का मूल, चालू वर्ष का मूल डिवाइड बाय आधार वर्ष का मूल इनटू क्या करेंगे बच्चे, 100 है। ये सूचकांक का फार्मूला है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये किसका फार्मूला हो गया, सूचकांक का। सूचकांक को हम इंग्लिश में कैपिटल आई से सूचित करते हैं। चालू वर्ष का मूल P1, आधार वर्ष का मूल P0 इंटू 100, ठीक है। तो आप इस तरीके से फार्मूला लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे, है। तो अगर आपसे कोई पूछे सूचकांक को हम किससे सूचित करते हैं, तो कैपिटल आई द्वारा, है ना। और सूचकांक का फार्मूला क्या है, तो P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, ये आपका फार्मूला हो जाएगा सूचकांक, ठीक है। अभी यहाँ पे हम सूचकांक निकालते हैं बच्चे, देखते हैं, ठीक है। बताओ P1 कितना दिया बच्चे, तो P1 तो कितना है 60 और P0 कितना है 50 और इनटू क्या कर देंगे 100। तो बताओ ये आंसर कितना आ जाएगा 120, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 120 जो है बच्चे, इसके अंदर आप रुपया पैसा नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, रुपीज 120 लिखेंगे, तो ये आंसर आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। क्यों गलत माना जाएगा वो हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। आपको सिर्फ आंसर क्या लिखना है 120, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सूचकांक क्या होता है आपको क्लियर हो गया, थोड़ा थोड़ा, है ना, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, आप थोड़ा पेशेंस रखे बच्चे, ठीक है। नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देखें, समझे, है ना। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि आधार वर्ष और चालू वर्ष, आधार वर्ष का मूल P0 से सूचित करेंगे, चालू वर्ष का मूल को P1 से, है ना। सूचकांक का फार्मूला क्या होता है, तो P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। P1 को क्या बोलेंगे, चालू वर्ष का मूल, P0 को आधार वर्ष का मूल गुना 100, ठीक है। आधार वर्ष और चालू वर्ष पहचानना आ गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। क्या होता है बच्चे कि 2 से ज्यादा वस्तु दिया हो, 2 या 2 से अधिक वस्तु दिया हो, तब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चे, सामान्य सूचकांक निकालते। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछे कि समान सूचकांक कब यूज करते हैं ना, या समान सूचकांक का उपयोग कब करते हैं, तो जब 2 या 2 से ज्यादा वस्तु रहेगा बच्चे, तो वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं, समान सूचकांक निकालते हैं। अगर 2 वस्तु है तो आप सूचकांक निकाल देंगे, जिससे अभी मैंने बताया कि 2 वस्तु दिया था A और B, तो हमने क्या निकाल दिया उसका सूचकांक, है ना। लेकिन 2 से ज्यादा वस्तु होते हैं बच्चे, तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, समान सूचकांक। जैसे फॉर एग्जाम्पल समान सूचकांक जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है ना। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं कि समान सूचकांक अगर निकालना हो, यहाँ लिखेंगे वस्तु का सामान्य सूचकांक। तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चे, वो फार्मूला होता है सिग्मा P1 डिवाइड बाई P0 डिवाइड बाई N इंटू 100। या फार्मूला यूज करेंगे, या फिर
सिग्मा आई डिवाइड बाई एन, है ना, सिग्मा आई डिवाइड बाई एन। तो ये फार्मूले से आप लोग क्या करेंगे, समान सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। एन का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे आपको पता होगा P1 क्या होता है, तो अभी मैंने बताया था चालू वर्ष का मूल्य। P0 क्या होगा बच्चे, तो सर P0 होगा आधार वर्ष का मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य। और जो n होता है वो वस्तु की संख्या। अगर 4 वस्तु है तो n बराबर 4 लिखेंगे, वस्तुओं की संख्या। ठीक है, अगर 2 वस्तु है तो 2 लेंगे, 3 वस्तु कई बार वस्तु रहता है बच्चे, जैसे मान लिया गेहूं, चाल, दावल, चाल, जैसे मान लिया कि क्वेश्चन में दिया हो गेहूं, चावल, दाल, है ना, तेल, ऐसा दिया रहता है, मतलब बहुत सारे वस्तु रहेंगे, है ना। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, समान सूचकांक का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और समान सूचकांक का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 डिवाइड बाई P0, है ना, इंटू 100 डिवाइड बाई n। ये आप याद रखेंगे। ये फार्मूला कब यूज करना है, जब 2 या 2 से ज्यादा वस्तु दिया हो तो हम लोग समान सूचकांक का फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद आते हैं बच्चे कि आधार वर्ष के बारे में इसके बाद पढ़ेंगे ना, कि आधार वर्ष किसे कहते हैं और आधार वर्ष चयन करने की विधि क्या है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आधार वर्ष किसे कहते हैं बच्चे, है ना। ठीक है, ओके बच्चे, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आधार वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, ये जो आधार वर्ष होता है बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर आधार वर्ष आता है। तो आधार वर्ष बहुत ही आसान है कि किसी भी चल के वर्तमान समय के मूल्य को किसी निश्चित समय के चल के मूल्य के साथ क्या करते हैं बच्चे, तुलना करते हैं की जाए, तो उस निश्चित समय को क्या बोलते हैं हम लोग, आधार वर्ष बोलते हैं। तो अगर किसी भी वर्तमान समय के मूल्य को किसी निश्चित समय के मूल्य के साथ अगर तुलना किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, आधार वर्ष बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, जैसे मान लें कि यहाँ पे 2015 में किसी वस्तु का मूल्य 50 है। ठीक है, 2016 में 70 रुपये, 2017 में 80 रुपये। ठीक है, अब मुझे बताए बच्चे कि अगर मैं बात करूं ये 2 वर्ष में से आधार वर्ष कौन सा होगा, तो सर ये 2 में से अगर 2016 की जो तुलना है बच्चे हम किसके साथ कर सकते हैं, 2016 की तुलना हम 2015 के मूल्य के साथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वर्तमान समय, तो ये दोनों में से अगर मैं बात करूं तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, वर्तमान समय। क्या बोलेंगे इसको, ये वर्तमान समय है। ठीक है, और ये जो है बच्चे वो कैसे है, ये भूतकाल के समय है ना, भूतकाल के वर्ष इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो वर्तमान समय है इसकी तुलना हम किसके साथ कर सकते हैं, किसी भी निश्चित समय के साथ कर सकते हैं। तो जिसके साथ तुलना करते हैं बच्चे उसी को हम क्या बोलते हैं, आधार वर्ष। तो अगर ये दोनों की मैं बात करूं तो 2016 के लिए 2015 क्या है, तो 2015 क्या बन जाएगा बच्चे, ये आधार वर्ष हो जाएगा, और 2016 क्या हो जाएगा, ये चालू वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आता है दूसरा एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे 2016 2015 में आपको समझ में आ गया कि इसको आधार वर्ष बोलेंगे और इसको चालू वर्ष, है ना। तो आधार वर्ष किसको बोलते हैं, कि वर्तमान समय के मूल्य को, है ना, ये जो वर्तमान समय का मूल्य बच्चे, इसको जिस निश्चित वर्ष के साथ तुलना किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार वर्ष। बताओ आप 2016 की तुलना 17 के साथ कर सकते हैं क्या, नहीं थे। 2016 की तुलना किससे करते हैं बच्चे, हमेशा 2015 के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वर्तमान समय है तो इसकी तुलना हमेशा इसके साथ हो सकती है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब जैसे 2015, 2016, 2017, ठीक, इसके लिए आधार वर्ष कौन सा होगा बच्चे, इसका आधार वर्ष होगा 2015, ये आधार वर्ष होगा। ठीक है, लेकिन 2017 का जो आधार वर्ष होगा ये 2015 भी हो सकता है और 2016 भी हो सकता है। ये दोनों वर्ष क्या होगा, आधार वर्ष, क्योंकि 2017 के लिए दोनों वर्ष क्या है, पुराना वर्ष है ना। ठीक है, तो 2017 के लिए दोनों कैसे बच्चे, आधार वर्ष है। ठीक है, लेकिन 2016 के लिए आधार वर्ष कौन सा होगा, 2015 होगा। ठीक है, तो आधार वर्ष किसे कहते हैं समझ में आ गया, कि वर्तमान समय को जिस निश्चित समय के साथ तुलना किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, आधार वर्ष।
यहाँ पे वर्तमान समय है, तो इसका निश्चित वर्ष क्या होगा बच्चे? 2016 भी हो सकता है, 2015 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार वर्ष ए बनेगा, और 2017 के आधार वर्ष कौन सा है? 2016 भी और 2015 भी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, अब आता है कि आधार वर्ष चयन करने की विधि। नेक्स्ट टॉपिक है आधार वर्ष चयन करने की विधि। तो आधार वर्ष चयन करने की जो विधि है बच्चे, ठीक है, वो दो विधि है, ठीक है। पहला जो विधि होता है उसको बोलते हैं अचल आधार की विधि, अचल आधार की विधि। और दूसरा जो है बच्चे उसको बोलते हैं परंपरित आधार की विधि। अचल आधार की विधि, दूसरा परंपरित आधार की विधि, ठीक है। तो हमारे पास जो आधार वर्ष है वो चयन करने की कितनी विधि बच्चे? दो विधि है, अचल आधार की विधि और परंपरित आधार की विधि, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अचल आधार की विधि क्या होता है और परंपरित आधार की विधि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अचल आधार की विधि, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके हिसाब से हम दोनों समझेंगे कि अचल आधार की विधि क्या और परंपरित क्या है, ठीक है। जिसे मान लेते हैं बच्चे, यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, अब ध्यान देंगे। यहाँ पे ले लेता हूँ वर्ष, ठीक है। यहाँ पे मूल्य ले लेंगे, किसी वस्तु का मूल्य। वर्ष में ले लेते 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे 2000 में किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये है, 2001 में 80 रुपये हो गया बच्चे, 120 हो गया, है ना, ये हो गया 140 और 180, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा वर्ष और मूल्य, ये दो चीजें क्वेश्चन में क्या होते हैं बच्चे? दिया रहता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? सूचकांक, है ना। अगर अचल आधार की विधि बोलेगा तो इसके अंदर क्या करना है, देखो इधर यहाँ पे लिखेंगे अचल आधार की विधि। क्या लिखेंगे बच्चे? अचल आधार की विधि। तो अचल आधार की विधि में सूचकांक अगर निकालना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है कि अचल आधार की विधि से सूचकांक को हम आई द्वारा सूचित करते हैं, और आई का फार्मूला है P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, ठीक है। ये फार्मूला है P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100। तो इसमें याद रखना है कि जो फर्स्ट ईयर होता है बच्चे, है ना, पहला जो अचल आधार में, अब बताओ इस सब में से सबसे पुराना वर्ष कौन सा है ना। अगर अचल आधार की विधि है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसमें से सबसे पुराना वर्ष कौन सा है। तो सर सबसे पुराना वर्ष तो 2000 है। कौन सा वर्ष है बच्चे? 2000। तो जब 2000 आया तो इसी को हम क्या मानेंगे? आधार वर्ष मानेंगे। आधार वर्ष किसको लेना बच्चे? 2000 को लेना, ठीक है। अब ये सबको आधार वर्ष लेना नहीं। अगर क्वेश्चन में बोला अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करें, तो इसमें से जो पुराना वर्ष होगा उसको क्या ले लेंगे? आधार वर्ष, ठीक है। तो जब आधार वर्ष हम किसको ले लिए बच्चे? 2000 को, है ना। तो पहले साल का जो सूचकांक होता है वो कितना होता है? 100। ये याद रखना है, पहले वर्ष का सूचकांक कितना होगा? 100 होगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ से अब 2001 का निकालना, तो बताओ 2001 में कितना अमाउंट दिया? 80। आधार वर्ष किसको लेना है बच्चे? 50 को। तो डिवाइड में क्या कर देंगे? 50 गुना 100। अब यहाँ पे 2002 का अगर सूचकांक निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 120 डिवाइड बाई 50 गुने क्या लिखेंगे? 100। फिर यहाँ लिखेंगे 140 डिवाइड बाई 50 गुना क्या लिखेंगे? 100। यहाँ पर लिखेंगे 180 भागे 50 गुने 100, ठीक है। अब इसका गुना भागा कर देंगे, तो 80 को गुना करेंगे 100 से भागे 2 तो 160 आ जाएगा बच्चे। ये 240 आ जाएगा, ये 280 आ जाएगा और ये 360, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। तो कभी भी सूचकांक अगर याद करना है अचल आधार की विधि से, तो इसमें से आधार वर्ष किसको लेना है? जो सबसे पुराना वर्ष होगा उसी को हमको क्या लेना है बच्चे? आधार वर्ष लेना है, ठीक है। तो सबसे पुराना वर्ष कौन सा है? 50 है। तो सबके नीचे क्या रहेगा? 50, ठीक है। सबसे पहले समझो अचल का मतलब क्या होता है बच्चे? अचल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड, ठीक है।
फिक्स का मतलब जिसका आधार वर्ष कभी बदलता ना हो उसको क्या बोलते हैं? अचल। ठीक है, जिसका आधार वर्ष कभी ना बदले उसे क्या बोलते हैं? अचल। लेकिन जिसका आधार वर्ष ना बदले उसे अचल आधार कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? अचल आधार। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करें, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अचल का मतलब क्या होता है? फिक्स। फिक्स का मतलब जिसका आधार वर्ष कभी बदलता ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या आधार वर्ष बदल रहा है क्या बच्चे? यहाँ पे चेक करो आप, नहीं बदल रहा है ना, सबका सेम है। तो सबका सेम इसका मतलब क्या होगा? वो अचल आधार की विधि है। ठीक है, तो आई होप से समझ में आ गया कि अचल आधार की विधि में आधार वर्ष क्या होता है? फिक्स होता है। और आधार वर्ष किसको लेना है? जो सबसे पुराना वर्ष हो बच्चे उसी को लेना है। ठीक है, पहले साल का कितना रखना है? 100, बाकी सबका गुना भागा करके जो आंसर रहेगा वो लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा परंपरित आधार की विधि है ना। ठीक है, अभी एग्जाम में आता है कि अचल आधार की विधि में अगर फार्मूला पूछेगा बच्चे, है ना, कि अचल आधार की विधि निकालने का फार्मूला क्या है, तो P1 डिवाइड बाई P0 इंटू क्या कर देना है? 100। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इसी क्वेश्चन का हम लोग लिखेंगे परंपरित आधार की विधि। क्या लिखेंगे बच्चे? परंपरित आधार की विधि। अगर क्वेश्चन में पूछे कि परंपरित आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करें, परंपरित आधार की विधि, तो अगर परंपरित आधार की विधि बोलेंगे बच्चे तो सबसे पहले समझेंगे परंपरित का क्या मतलब होता है ना। ठीक है, तो परंपरित का मतलब होता है चेंज करना, है ना। ये जो परंपरित होता है इसका मतलब होता है बच्चे चेन। इसको चेन बेस इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो परंपरित का मतलब क्या होता है? बदलना। तो जिसका आधार वर्ष बदले उसे परंपरित आधार की विधि कहते हैं, है ना। जिसका आधार वर्ष बदलता हो उसे क्या बोलेंगे? परंपरित आधार की विधि। परंपरित आधार की विधि। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। जिसका आधार वर्ष अगर बदलता है बच्चे तो इसको क्या बोलते हैं? परंपरित आधार की विधि। ठीक है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में परंपरित आधार की विधि समझेंगे तो मैंने बताया था पहले साल का क्या रखना है बच्चे? पहले साल का जो सूचकांक होता है वो 100 रहेगा। ठीक है, इसी को हम निर्देशांक भी बोलते हैं। तो सूचकांक कितना जाएगा? 100। अब इसका निकालेंगे 80। अब देखो इसमें परिवर्तन कैसे करता है ना, परंपरित में आधार वर्ष को बदलते कैसे। अगर 80 लिखा बच्चा तो इसका आधार वर्ष क्या होगा? 50 हो जाएगा गुना 100। अगर 120 लिखते बच्चे तो बताओ इसका आधार वर्ष कौन सा होगा? इसका आधार वर्ष ऊपर वाला लेना है। कौन सा लेना है? ऊपर वाला। तो ऊपर कितना? 80, तो डिवाइड बाई 80 गुने 100। अगर 140 लेते हैं तो इसका आधार वर्ष क्या लेंगे? तो इसका आधार इसके ऊपर का लेंगे 120 गुने 100। अगर 180 लेते हैं बच्चे तो इसका आधार वर्ष क्या लेंगे बताओ? तो सर इसका आधार वर्ष ले लेंगे 140, तो आप लिखेंगे 140 गुने 100। ठीक है, फिर उसके बाद इसको गुना भागा कर देने बच्चे हैं। आपके पास कैलकुलेटर होगा, वहां से आप गुना भागा करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे कैसे निकालना है? ठीक है, इसके आंसर निकालना है बच्चे तो निकाल सकते हैं मेरे पास तो। ठीक है, मैं आपको आंसर निकाल के दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे। चलो एक आंसर निकाल देता हूं। 80 गुने 100 भागे 50, यानी बच्चे कितना आ जाएगा? ये तो 8 दूनी 16 यानी 160 आ जाएगा, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद है 120 गुने 100 भागे 80, तो ये आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है 140 गुने 100 भागे 120, तो आ जाएगा 116.6666। ऐसा आ रहा है आंसर, है ना। अगर ऐसा आंसर है बच्चे तो आपको क्या करना है? इसको राउंड फिगर में लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है? 2 डिजिट तक ही अपने को लिखना है। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसको क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। ठीक है,
यानी 67, ये आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर लास्ट है 180 गुने 100 भागे 140, ये आपका आंसर आ जाएगा 128.57, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें आप चेक करो कि क्या आधार वर्ष बदल रहा है। तो देखो इसमें आधार वर्ष क्या है 50 है, इसमें आधार वर्ष 80। मतलब जब आधार वर्ष बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं पारंपरिक, और जिसमें आधार वर्ष ना बदले उसको क्या बोलेंगे अचल। ठीक है, तो आपको एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स में, है ना, कि अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करें, पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करें। आई होप से इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज को करेंगे बच्चे, ध्यान कि एक्सरसाइज किस तरीके से करना है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, और जो भी वीडियो होते हैं बच्चे इसको आप शेयर करें, लोगों को बताएं, है ना। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। ओके, क्लियर है यहाँ तक?